डियर स्टूडेंट, माई सर अजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आदर्श गर्ल्स कॉलेज श्योपुर मध्य प्रदेश। इस वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स में हम अभी तक उसके जनरल फीचर्स और न्यूट्रिशन को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर्स में हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन को अगर देखा जाए कि बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस टाइप से पाया जाता है, तो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन को लेके, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन को लेके दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं कि जिनके लिए ऑक्सीजन जो है वो जरूरी है, मतलब जिनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं जिनको ऑक्सीजन प्रेजेंस एसेंशियल नहीं है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो एरोबिक बैक्टीरिया को फिर से हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं, ऑब्लिगेट एरोब्स और फैकल्टेटिव एनएरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं, जब भी कभी ये टर्म आपके सामने आती है ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कि मतलब उसके पास कोई चॉइस नहीं है। इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली कैसा है, एरोबिक है। तो ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं O2 प्रेजेंस इज इसेंशियल, मैंडेटरी है, जरूरी है। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे बैक्टीरिया को हम ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं। इस कैटेगरी में बेसिलस सबटिलिस करके एक बैक्टीरिया है, इस तरीके के बैक्टीरिया आते हैं। फिर है फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव का मतलब होता है उनके पास चॉइस है। तो बाई चॉइस वो कैसे एनएरोब्स, तो इनको क्लासिफाई किया जाता है कि ये यूजुअली फैकल्टेटिव जो एनएरोब्स हैं ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये यूजुअली तो एरोबिक बैक्टीरिया हैं जिनको जो है ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो भी ये एनएरोब मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जिंदा रह सकते हैं। इसका मतलब इनके पास ये चॉइस है कि जरूरत पड़ने पर ये एनएरोबिक हो सकते हैं। तो इनके पास चॉइस किस चीज़ की हुई, एनएरोबिक होने की हुई। तो इसीलिए इनको कहते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स, मतलब O2 प्रेजेंस इसेंशियल नहीं है। अगर इनको नहीं मिली ऑक्सीजन तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे स्यूडोमोनास है, इकोलाई है, ये बैक्टीरिया इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। इसके बाद एनएरोबिक बैक्टीरिया है। एनएरोबिक बैक्टीरिया को नो O2 रिक्वायर, मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अब इसमें भी दो कैटेगरी है, एक तो जिनको बिल्कुल ही नहीं चाहिए, नो O2 रिक्वायर एट ऑल, राइट। तो यहाँ पे एट ऑल मतलब अगर इनको थोड़ा सा भी ऑक्सीजन आपने सप्लाई कर दिया तो ये मर जाएंगे। O2 प्रेजेंस इनके लिए एक पॉइजन की तरह काम करती है। तो ऑब्लिगेट मतलब ये 100% स्ट्रिक्टली एनारोबिक है। और इस कैटेगरी में बायोगैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो मीथेनोजन्स होते हैं, मीथेनोजन जो होते हैं ये आर्की बैक्टीरिया के एक कुछ टाइप्स होते हैं, आगे हम इनको पढ़ेंगे। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा फैकल्टेटिव एरोबिक, फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं जो यूजुअली एनएरोबिक हैं बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसका मतलब इनके पास चॉइस है कि ये किधर से किधर स्विच हो सकते हैं, ये एनएरोबिक से ये एरोबिक में स्विच हो सकते हैं, राइट, जरूरत पड़ने पर। तो इनके पास चॉइस कैसी है, एरोबिक होने की चॉइस है। तो इस तरीके के बैक्टीरिया को कहते हैं हम फैकल्टेटिव एरोबिक। ये यूजुअली एनारोबिक हैं बट कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ O2। तो जो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया है वो इस कैटेगरी में, क्लोरोबियम है जो एक तरह का ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ये इस कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी भी है जो बैक्टीरियल जो है इनके एक्सटर्नल फैक्टर्स को जो रेस्पॉन्स देते हैं उसके हिसाब से। जैसे हेलोफाइल, अगर कोई बैक्टीरिया बहुत हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे है तो उनको हेलोफाइल कहते हैं। एसिडोफाइल, हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो उसको एसिडोफाइल कहते हैं। ये फाइल जो वर्ड आ रहा है, ये जो फाइल सफिक्स हम किसी भी वर्ड के साथ लगा रहे हैं तो फाइल का मतलब होता है लविंग, कि उस तरीके के एनवायरनमेंट को वो चाह रहा है। एल्केलोफाइल, ये हाई पीएच वाले एनवायरनमेंट में ये ग्रोथ करते हैं। साइक्रोफाइल, फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और इनका ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर 15 डिग्री है। देखिए ये 0 डिग्री पे भी मरते नहीं है, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए इनको साइक्रोफाइल का है। साइक्रोट्रॉफ जो 7 डिग्री सेंटीग्रेड वाली रेंज में पाए जाए, जो 0 से 7 डिग्री तक सर्वाइव कर सके,
और इनका ऑप्टिमम ग्रो टेम्परेचर क्या है 20 to 30 डिग्री। थर्मोफाइल ये हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। इसके अंदर एक बैक्टीरिया है थर्मस एक्वाटिकस, ये आगे बहुत ज़्यादा ये यूज होगा क्योंकि इससे एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है जिसको हम पीसीआर एक टेक्निक्स है उसमें यूज करते हैं, इसीलिए ये बैक्टीरिया थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। हाइपरथर्मोफाइल जो 80 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइव कर जाए तो उसको कहते हैं हाइपरथर्मोफाइल, जबकि जो थर्मोफाइल थे ये 55 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज में पाए जा रहे थे। ऑब्लिगेट एरोब जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पे, हम डिस्कस कर चुके हैं। फैकल्टेटिव एनारोब जो जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए लेकिन अगर है तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। एरो टॉलरेंट एनारोब्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरो टॉलरेंट एनारोब्स कहते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी उतना ही ग्रोथ करें और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी उतनी ही ग्रोथ करते हैं, उसको कहते हैं एरो टॉलरेंट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो ऑक्सीजन जिनके लिए पॉइजन का काम करती है। माइक्रो एरोफाइल कहते हैं जिनके लिए ऑक्सीजन जो है बहुत कम मात्रा में चाहिए, मतलब ज़रूरत तो है उनको ऑक्सीजन की लेकिन बहुत कम, मतलब 10% से भी कम ऑक्सीजन पर जो इजीली ग्रो कर जाए, इस तरीके के बैक्टीरिया को कहते हैं माइक्रो एरोफाइल। ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम डिफरेंट कंडीशन जो उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके हिसाब से हम बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर है, वो उसी तरह की स्ट्रक्चर होती है जिस तरह की स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। इनके अंतर्गत जैसे यूकैरियोटिक सेल में आप स्टीरॉल पढ़ते हो, जैसे एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, प्लांट सेल में स्टिग्मा स्टीरॉल, सीटोस्टीरॉल ये पाए जाते हैं, उस तरीके के स्टीरॉल यहाँ पे नहीं पाए जाते, नो स्टीरॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट। लेकिन स्टीरॉल की जगह पे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको कहते हैं हॉपिनॉइड मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टीरॉल जैसी है, इसीलिए इसको स्टीरॉल लाइक मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टीरॉल और हॉपिनॉइड में अगर हम डिफरेंस को देखें तो स्टीरॉल जो होते हैं उसमें 4 ऐसे बेंजीन रिंग पाई जाती हैं, इसलिए वो टेट्रासाइक्लिक हैं, जबकि जो हॉपिनॉइड हैं उसके अंतर्गत 5 साइक्लिक रिंग फ्यूज होती हैं, पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर्स वो होते हैं। यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें एक और स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया के अंतर्गत पाई जाती है। बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इस तरीके से धंस जाती है और इस तरीके से फोल्डिंग कुछ एक फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को कहते हैं मीजोसोम। अगर इस मीजोसोम को थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये इस तरीके से हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे देखिए इनर मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे फोल्डेड हो चुकी है, अंदर की तरफ ये फोल्डिंग हो रही है और फोल्ड होके इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाती है अंदर की तरफ और इसमें बहुत सारे फोल्ड है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मीजोसोम। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई मीजोसोम का काम क्या है। मीजोसोम जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में पाई जा रही है। ये मोस्टली ग्राम पॉजिटिव में पाई जाती है, राइट। पहली चीज़ तो ये कि ग्राम नेगेटिव में ये बहुत कम देखने को मिलती है और ग्राम पॉजिटिव में ये ज़्यादा पाई जाती है, मोस्टली पाई जाती है। इसका फ़ायदा क्या है, ये क्या करती है अंदर की तरफ जब फोल्ड हो रही है तो फोल्ड होने से वहाँ अंदर की तरफ सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इनसाइड फोल्डिंग के कारण ये सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। इसके अलावा ये क्रोमोसोम रेप्लिकेशन में भाग लेती है। जब बैक्टीरिया जो है वो डिवीजन करता है तो दोनों क्रोमोसोम जो नए बने हैं, मतलब बैक्टीरियल डीएनए को ही हम क्रोमोसोम कहते हैं, बैक्टीरियल क्रोमोसोम सॉरी, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल डीएनए है जो डबल स्ट्रैंड सर्कुलर स्ट्रक्चर हमने कैरेक्टर्स में पढ़ी थी उसी के लिए हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम टर्म यूज करते हैं। तो जब वो रेप्लिकेट करेंगे तब भी वहाँ पे मीजोसोम का रोल होता है। इसके अलावा जो है मीजोसोम जो है वो यहाँ पे एक और इनका फंक्शन देखा जाता है, वो है प्लेन ऑफ सेल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। प्लेन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जैसे जो बैक्टीरिया है वो मान लो डिवाइड कर रहा है, उसका डीएनए जो है डिवाइड हो गया, ये दो डीएनए बन चुके हैं। अब बैक्टीरियल सेल इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिवाइड करे या वर्टिकली डिवाइड करे, सेल वॉल जो है वो किस प्लेन में बने ये डिसाइड करता है मीजोसोम, ठीक है। तो मीजोसोम जो है यहाँ पे ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा
आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मीजोसोम के अलावा जो मेन एक स्ट्रक्चर्स आती हैं वो है बैक्टीरियल सेल वॉल, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। बैक्टीरियल जो सेल वॉल है ये एक रिजिड बाहर की तरफ पाई जाती है, बहुत ही रिजिड और पोरस स्ट्रक्चर है। इसमें छेद पाए जाते हैं तो किसी भी चीज़ को ये रोकेगा नहीं, आराम से मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा सकते हैं सेल वॉल में होके, लेकिन ये रिजिड है, ये एक शेप प्रोवाइड करता है। ये पेप्टाइडोग्लाइकिन का बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकिन का ही दूसरा नाम म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकिन एक पॉलीसैकेराइड नेचर का एक केमिकल कंपाउंड है, और ये पॉलीसैकेराइड में भी दो कैटेगरी पाई जाती हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। इस हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर होता क्या है, दो एमिनो शुगर पाई जाती हैं। एमिनो शुगर कहते हैं बच्चों जिनके साथ एमिनो ग्रुप अटैच हो। तो इस हेट्रोपॉलीसैकेराइड में दो एमिनो शुगर पाई जाएंगी, उसका नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एमजी, राइट। तो एमजी यहाँ पे एक ट्रिक बन जाती है। एम फॉर महात्मा, जी फॉर गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनके नाम से हम ये ट्रिक याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी। तो एम जी, एन ए एम एन ए जी। यहाँ पे ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है और ये परमिएबल भी है, मतलब जैसे इसके अंदर और बाहर होके कोई भी आ जा सकता है। परमिएबल है लेकिन रिजिड है, तो रिजिड होने के कारण प्रोवाइड शेप, जो सेल वॉल है ये प्रोवाइड शेप, ये एक शेप प्रोवाइड कर रही है टू बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो ये एक इसका रोल है। अब इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखें कि भाई इसकी स्ट्रक्चर होती कैसे। तो होता क्या है, यहाँ पे NAM NAG इस तरीके से अल्टरनेट सीक्वेंस में लगे होते हैं, और इन NAM से 4 एमिनो एसिड का एक पेप्टाइड पार्ट, क्योंकि इसमें 4 एमिनो एसिड पाए जाते हैं तो इसको टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। ये टेट्रापेप्टाइड यहाँ पाया जाता है, और इस टेट्रापेप्टाइड में 4 एमिनो एसिड होते हैं। क्योंकि 4 एमिनो एसिड हैं इसलिए इसको टेट्रापेप्टाइड कह रहे हैं। ये 4 एमिनो एसिड का टेट्रापेप्टाइड तीसरे नंबर के कार्बन से, ये C3 कार्बन है, से जुड़े रहते हैं, और इसमें L एलेनिन, D ग्लूटामिक एसिड, L लाइसिन और D एलेनिन ये इस तरीके से पाए जाते हैं। ये फर्स्ट एमिनो एसिड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हर NAM के साथ ये जो टेट्रापेप्टाइड है ये सिर्फ और सिर्फ NAM से जुड़ा होगा, NAG से जुड़ा नहीं रहता है। तो होता क्या है, NAM NAG इस तरीके से लाइन बना के एक लीनियर स्ट्रक्चर बना लिया, वैसे ही दूसरी लीनियर स्ट्रक्चर इनके आसपास ऐसे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ पाई जाएगी। NAM से ये टेट्रापेप्टाइड जुड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे इस NAM से ये टेट्रापेप्टाइड जुड़ा है, तो इस NAM से भी टेट्रापेप्टाइड जुड़ा होगा। इस तरीके से ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अब दो टेट्रापेप्टाइड जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड और बनना चाहिए, तभी तो इसमें मजबूती आएगी। तो इनके बीच में ये जो इंटरेक्शन है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसको कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। मतलब दो टेट्रापेप्टाइड के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसको कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से व्यवस्था है। अब यहाँ पे जो टेट्रापेप्टाइड आप देख रहे हो NAM के साथ लगा हुआ है, इसमें थर्ड पोजीशन पे थोड़ा सा वेरिएशन है। थर्ड पोजीशन पे वेरिएशन क्या है कि भाई अगर आप ग्राम पॉजिटिव में देखोगे तो थर्ड पोजीशन पे L लाइसिन एमिनो एसिड मिलेगा, लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव में देखोगे तो मीजो डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड, मीजो DAP, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मीजो DAP, ये पाया जाता है, ठीक है। अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब ट्रांसपेप्टाइडेशन जो ये तो रहा हमारा टेट्रापेप्टाइड को लेके क्या वेरिएशन है, टेट्रापेप्टाइड किस तरीके से लगा हुआ है, और जब दूसरा टेट्रापेप्टाइड आएगा इसके पास, जब दो टेट्रापेप्टाइड एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होगा। तो इसको कहते हैं हम ट्रांसपेप्टाइडेशन। और ये जो ट्रांसपेप्टाइडेशन है ये दो टेट्रापेप्टाइड के बीच में बनेगा, और इसमें एक टेट्रापेप्टाइड का तो थर्ड एमिनो एसिड भाग लेगा, दूसरे टेट्रापेप्टाइड का फोर्थ एमिनो एसिड भाग लेगा। ये हमेशा याद रखना। अब जो ट्रांसपेप्टाइडेशन है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके का होता है। डायरेक्ट में तो यहाँ बीच में कोई और स्ट्रक्चर नहीं पाई जाएगी, सीधा इन दोनों एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा थर्ड और फोर्थ के बीच में। इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है।
जबकि अगर इस दो टेट्रापेप्टाइड के बीच में अगर कोई स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है तो उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन, और ये कंडीशन पाई जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको भी देखो कि किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। यहाँ पे जो ग्राम पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट एमिनो एसिड था, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये टेट्रापेप्टाइड है, ये इस NAM से जुड़ा हुआ है। मैंने बोला था कि जो टेट्रापेप्टाइड है वो सिर्फ NAM से जुड़ेगा, तो नीचे भी वो NAM से जुड़ा है। और ये जो है टेट्रापेप्टाइड ये लगा हुआ है। अब इन टेट्रापेप्टाइड के बीच में जो है क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, जिसको कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन। तो ग्राम पॉजिटिव में थर्ड और फोर्थ नंबर के, तो ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ एमिनो एसिड है। नीचे से भी अगर NAM से जो जुड़ा है उसको फर्स्ट मार्किंग देते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये ग्राम पॉजिटिव में सीधा बन गया। देखो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर्स नहीं दिखाई गई है, सीधा बॉन्ड बन गया है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, सीधे बॉन्ड नहीं बनते, इसलिए ये इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन है। और ग्राम नेगेटिव में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम पेंटापेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंटापेप्टाइड। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत जो ट्रांसपेप्टाइडेशन हो रहा है उसको कौन कर रहा है, पेंटापेप्टाइड कर रहा है। और एक चीज ये देखी गई है, इस पेंटापेप्टाइड के अंदर 5 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 5 एमिनो एसिड, और 5 के 5 एमिनो एसिड डी ग्लाइसिन होता है। 5 के 5 एमिनो एसिड कौन से वाले एमिनो एसिड हैं, डी ग्लाइसिन। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ग्राम पॉजिटिव में मिलेगा और इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन ग्राम नेगेटिव में मिलेगा। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये इनडायरेक्ट ट्रांसपेप्टाइडेशन है, ये पेंटापेप्टाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे दो केमिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जिसकी खोज की थी। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया को क्यों मार देता है, तो ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये क्या करता है, ट्रांसपेप्टाइडेशन को ब्लॉक कर देता है। ट्रांसपेप्टाइडेशन जब ब्लॉक हो जाएगा तो बैक्टीरिया जो है सेल वॉल नहीं बन पाएगी और फाइनली बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। दूसरा है एक लाइसोजाइम। हमारे जो आंसू होते हैं, हमारी जो सलाइवा है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, और ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है सेल वॉल की NAM और NAG इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है, जैसे NAM और NAG जिस बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस बॉन्ड का नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस 1,4 ग्लाइकोसिडिक बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को लाइसोजाइम ब्रेक कर देता है, और जब ये NAM और NAG के बीच का ये जो बॉन्ड है यही टूट जाएगा तो ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं हो पाएगी। जैसे कौन सा बॉन्ड, जैसे बीटा 1,4 की बात करें तो ये जो बॉन्ड है ये पाया जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे भी ये दिखाया गया है, इस डायग्राम में भी ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये है। ठीक है, तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स में अभी चूंकि हमारे पास यहाँ पे दो कैटेगरी हो गई हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में अगर हम देखें तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में, तो ग्राम नेगेटिव में जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है, थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, और इसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन एक लेयर पाई जाती है, और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर कैप्सूल पाए जाते हैं। इस तरीके से ये ग्राम नेगेटिव की स्ट्रक्चर्स होती है। यहाँ पर जो ग्राम नेगेटिव है इसमें सेल वॉल जो है 7 to 8 नैनोमीटर की थिकनेस वाली होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में ये 70 to 80 नैनोमीटर थिकनेस होती है। और ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल के बाहर आउटर मेम्ब्रेन जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। अब इसको चूंकि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं, ग्राम नेगेटिव, अक्सर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ये अच्छे से समझना है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं होती, 2 से 7 नैनोमीटर ही उसकी थिकनेस होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिकनेस 20 से 80 नैनोमीटर तक पाई जाती है। एक टिकोइक एसिड एक केमिकल कंपाउंड होता है जो सेल वॉल में पाया जाता है,
ये ग्राम नेगेटिव में नहीं होता, यहाँ एब्सेंट है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड क्या करता है? जो टिकोइक एसिड है ये एक पॉलीमर है ग्लिसरॉल और रिबिटॉल का, और ग्लिसरॉल और रिबिटॉल जो है यहाँ पर फॉस्फेट के थ्रू ज्वाइन रहते हैं। तो फॉस्फेट के कारण PO4-3 के कारण इस पर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज होने के कारण टिकोइक एसिड जो है वो मिनरल्स जैसे जो अट्रैक्ट कैटाइन होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। उसमें जैसे कैल्शियम हुए, मैग्नीशियम, उन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपोजिट चार्ज वाले आयन्स को अट्रैक्ट करता है। कौन अट्रैक्ट करता है? टिकोइक एसिड। और इन आयन्स को जब अट्रैक्ट करता है तो ये इनसे बाइंड करते हैं, और इनके बाइंड होने के कारण सेल वॉल थोड़ी सी रिजिड हो जाती है, हार्ड हो जाती है आफ्टर कैटाइन बाइंडिंग। तो ऐसा माना जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है उसको हार्ड बनाने में टिकोइक एसिड का रोल है, और ग्राम पॉजिटिव जो सेल वॉल है उस पर नेगेटिव चार्ज भी टिकोइक एसिड के कारण ही पाया जाता है। फिर यहाँ पे आता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो देखिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ये, और नीचे की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में स्पेस दिख रहा है। इन दोनों स्पेस को कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो ग्राम नेगेटिव में ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट कहते हैं मोर, ज़्यादा है। जबकि ग्राम नेगेटिव में देखिए, ग्राम नेगेटिव में तो सिर्फ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में छोटा सा एक ये स्पेस पाया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत कम है, लेस है, नेग्लिजिबल है। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में पाई जाती है, ग्राम पॉजिटिव में नहीं पाई जाती। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया हैं ये मोटाइल और नॉन मोटाइल, मतलब ये मूव करने वाले भी हो सकते हैं और जो है मूव नहीं भी करें ऐसे भी हो सकते हैं। मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली नॉन मोटाइल, मोस्टली इनमें फ्लैजिला नहीं होती और ये मूव नहीं करते। अपेंडेज कहते हैं जो सरफेस पे जो एक्सटर्नल पार्ट पाए जा रहे हैं। तो अपेंडेज के रूप में यहाँ पे सेक्स प्लाई और फिम्बरी पाए जाते हैं। इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। सेक्स प्लाई और फिम्बरी हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सरफेस पे पाए जाते हैं, बाल जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं पाई जाती, इनकी कमी पाई जाती है। फ्लैजिलर स्ट्रक्चर्स को अगर देखें तो फ्लैजिला के अंदर 4 बेसल बॉडी ग्राम नेगेटिव में पाई जाती है। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ याद रखिए। और यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में बेसल बॉडी जो रिंग है वो सिर्फ 2 पाई जाती है। टॉक्सिन, हर बैक्टीरिया जो है वो कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड सीक्रेट करते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम टॉक्सिन्स कहते हैं। अब ये 2 तरीके के होते हैं, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। अगर उसको बाहर ये रिलीज कर रहे हैं तो एक्सोटॉक्सिन, रिलीज नहीं कर रहे हैं बॉडी के अंदर ही हैं तो उसको कहते हैं एंडोटॉक्सिन। तो जो ग्राम नेगेटिव हैं वो दोनों तरीके के टॉक्सिन्स बनाते हैं, एंडोटॉक्सिन भी बनाते हैं और एक्सोटॉक्सिन भी बनाते हैं। जबकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं? एक्सोटॉक्सिन बनाते हैं। एंडोस्पोर अनफेवरेबल टाइम में ये एक स्पेसिफिक टाइप की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसको एंडोस्पोर कहते हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोस्पोर नहीं बनाते, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो एंडोस्पोर बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ये सर्टेन कुछ डिफरेंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कुछ जो डिफरेंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो पहले कुछ स्ट्रक्चर्स या इन तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हैं तो वो आपको क्लियर हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे नई आई हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको आगे आने वाले वीडियोज में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और देखें, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ग्राम नेगेटिव में ही पाई जाती है। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल वॉल के बाहर एक लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर्स होती है, बिल्कुल जिस तरीके की हमारी जैसे लिपिड बाइलेयर होती है उसी तरह की स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर पूरी की पूरी ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये जस्ट सेल वॉल के बाहर की तरफ ग्राम नेगेटिव में पाई जाएगी, लिपिड बाइलेयर के जैसे ही होती है। और इसमें फॉस्फोलिपिड तो होता ही है, लेकिन फॉस्फोलिपिड के अलावा इसमें 4 मेन कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोप्रोटीन, पोरीन प्रोटीन और ब्राउन्स लाइपोप्रोटीन। ठीक है,
अब देखिए इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन यहाँ से यहाँ तक ये दिखाई गई है आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन में देखिए ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर हो गई और ये अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो स्पेस है ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसका मेन जो कंपोनेंट है वो फॉस्फोलिपिड है, उसके अलावा इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड, लाइपोप्रोटीन, पोरीन और ब्राउन लिपोप्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है ये काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल होता है और ये 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, लिपिड ए, ओ पॉलीसैकेराइड और ओ एंटीजन, ठीक है। तो ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये लाइपोपॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर है। जैसे इसमें ये वाला जो पार्ट है ये लिपिड ए है, ये जो है कोर पॉलीसैकेराइड से जुड़ा हुआ है, और कोर पॉलीसैकेराइड बाहर की तरफ जो है वो ओ एंटीजन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये तीनों पार्ट मिलकर लाइपोपॉलीसैकेराइड बना रहे हैं। लाइपोपॉलीसैकेराइड के अलावा वहाँ पे लाइपोप्रोटीन्स पाई जाती हैं, पोरीन प्रोटीन पाई जाती हैं। पोरीन प्रोटीन पोर फॉर्म करती है, छेद बना रही हैं इसमें, ठीक है। और इन छेदों में होके, पोर में होके छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर चले जाते हैं। ब्राउन लिपोप्रोटीन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सबसे बाहर की तरफ पाई जा रही है, इसको अगर सेल वॉल के साथ अटैच नहीं किया गया ऐसे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसको बाहर की तरफ निकलने से रोकने के लिए कुछ प्रोटीन इस तरीके से लगी धसी रहती हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन में भी रहेंगी और वो नीचे की तरफ धसी रहती हैं सेल वॉल में। इनको कहते हैं ब्राउन लिपोप्रोटीन, और ये आउटर मेम्ब्रेन को पकड़ के रखती हैं, ठीक है। तो इनको कहते हैं ब्राउन लिपोप्रोटीन, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि किस तरीके से सेल वॉल इसमें पाई जा रही है और किस तरीके से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में ये डिफरेंस है। प्रेजेंट वीडियो लेक्चर्स में हमने स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन और सेल वॉल को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको प्रॉपर वे में क्लियर हुई होंगी।